नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट चेंजेस हैं कनाडा इमिग्रेशन की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज कोई ड्रा जो है किसी भी कैटेगरी का ड्रा आ सकता है, लेकिन ड्रा तो स्किप हो गया है। तो ड्रा नहीं आने के कारण हमारे पास थोड़ा सा टाइम बच रहा है, तो टाइम अगर बच रहा है तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि नई चेंजेस क्या हैं, आने वाले 2025 की क्या डेवलपमेंट्स हैं, किस तरह आप पीआर ले सकते हैं, क्या बेनिफिट्स रहेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके और चैनल की भी ग्रोथ हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात जो डिस्कस करेंगे कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे कि तकरीबन यूट्यूब पे काफ़ी आपको देखने को मिला होगा कि TR to PR पाथवे दोबारा आ गया। दोबारा किसी तरह भी हेडिंग बना के लोग लिख देते हैं। तो उसके बारे में जो एक्चुअल जो पोजीशन है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो दोबारा कोई ये प्रोग्राम नहीं आया, ये पुराना प्रोग्राम है और उसमें कुछ थोड़ी सी अमेंडमेंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। तो उसमें अमेंडमेंट क्या है कि TR to PR पाथवे एप्लीकेंट्स कैन कंटिन्यू टू रिसीव लॉन्गर ओपन वर्क परमिट्स। यहाँ IRCC ने ओपन वर्क परमिट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है। इस प्रोग्राम के अंडर जो एप्लीकेशंस लगी हुई हैं, जो एप्लीकेशन ऑलरेडी लगी हुई हैं, उनके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अभी भी वर्क परमिट जो है ले सकते हैं। इसके लिए काफ़ी सारी प्री कंडीशंस हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए इतना सा शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इस IRCC हैज़ एक्सटेंडेड इट्स टेम्परेरी पब्लिक पॉलिसी अलोइंग टेम्परेरी रेजिडेंट टू परमानेंट रेजिडेंट पाथवे एप्लीकेंट्स टू रिसीव लॉन्गर ओपन वर्क परमिट्स वाइल देयर एप्लीकेशंस आर इन प्रोसेस। इस कैटेगरी वालों को लॉन्गर ओपन वर्क परमिट्स मिल सकते हैं। तो अगर किसी का एक्सपायर हो रहा है तो वो उसको एक्सटेंड करा सकता है। वेयर एज के बाकी कैटेगरीज के साथ काफ़ी सारी क्लास इन्होंने जोड़ दिए हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इस कैटेगरी के अंदर जिन्होंने एप्लीकेशंस लगा दी हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा। दिस पॉलिसी आल्सो एक्सटेंड द एलिजिबिलिटी ऑफ स्पाउसेस, कॉमन लॉ पार्टनर्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ द प्रिंसिपल PR एप्लीकेंट फॉर OWP, मतलब ओपन वर्क परमिट्स। तो ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। दिस टेम्परेरी पॉलिसी हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू December 31, 2026। ये टेम्परेरी पॉलिसी थी जो 2021 में आई थी, कोविड के बाद आई थी। तो ये दिस पाथवे क्लोज्ड इन 2021, थोड़ी देर के लिए आया था, फिर क्लोज हो गया। उसके बाद जो है अभी भी ये कैंडिडेट्स जो सारे हैं वो अकोमोडेट नहीं हुए हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े कैंडिडेट्स इन्होंने अकोमोडेट करने थे, कुछ कर दिए होंगे, कुछ जो बचे होंगे ये उनके लिए लागू है जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। सबके लिए ये इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये सिर्फ जिन्होंने TR to PR एप्लीकेशंस लगाई हुई हैं और उनका प्रोसेसिंग अभी पेंडिंग है, वो लोग इसमें एप्लीकेबल हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी हाईलाइट आपको बता देता हूँ। दिस TR to PR पाथ, जो नए लोग हैं जिनको नहीं मालूम, TR to PR pathway was a limited time immigration pathway that allowed foreign workers with experience in essential occupations, health services professions or recent graduates of Canadian post-secondary institutions to apply for PR. This pathway closed in 2021. ये कोविड के बाद इन्होंने एक रिलैक्सेशन दी थी कि फटाफट, क्योंकि बाहर से लोग आ नहीं रहे थे, तो जो इन कनाडा लोग थे तो उनको फटाफट TR to PR करने के लिए, परमानेंट रेजिडेंस देने के लिए इस तरह की स्कीम चलाई गई थी कि जो भी ग्रेजुएट हुआ उसको PR के लिए डायरेक्ट अप्लाई करो। मगर अब वो उस थोड़ी लिमिटेड पीरियड के लिए थी, तो अब वो क्लोज हो चुकी है। एप्लीकेंट्स स्टिल इन PR प्रोसेस में कंटिन्यू टू बेनिफिट फ्रॉम द एक्सटेंडेड OWP ओपन वर्क परमिट पॉलिसी। यही बात मैंने ऊपर समझाने की कोशिश की है। ये एक पॉइंट है। तो इसी तरह के कुछ और पॉइंट्स आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि परमिट होल्डर्स हु अप्लाइड बिफोर November 1 डू नॉट नीड टू मीट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट्स। ये है जो स्टडी परमिट के बाद जिन्होंने PGWP लिया है उनके लिए ये
एक कंडीशन है कि परमिट होल्डर्स हु अप्लाइड बिफोर नवंबर 1, जिन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की एप्लीकेशन आफ्टर स्टडी नवंबर 1 से पहले लगा दी है, उनको जो PGWP की फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी नई कंडीशंस के मुताबिक क्या हुआ है कि कुछ इन्होंने फील्ड्स ऑफ स्टडी उसमें स्पेसिफाई कर दी है कि सिर्फ इन्हीं को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दिया जाएगा। तो लेकिन जो नवंबर 1 से पहले के हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, नवंबर 1, 2024। तो वो किसी भी फील्ड में है उनका PGWP उनको मिल जाएगा अगर नहीं मिला है, और अगर पेंशन का कोई इशू है, जो कोई भी इशू है उनका, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है कि पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम जो है दैट विल एक्सेप्ट नो न्यू एप्लीकेशन इन 2025। ये है पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। दिस प्रोग्राम विल एक्सेप्ट नो न्यू एप्लीकेशन इन 2025। अब पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए 2025 में कोई नई एप्लीकेशन नहीं ली जाएंगी, जो पूल में ऑलरेडी हैं उन्हीं में से सिलेक्शन की जाएगी, जिससे कि नए कैंडिडेट्स उस जो पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स पूल में नए जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं होंगे, ताकि पुराने वालों को जो उनका बैकलॉग है वो क्लियर हो सके। The department will only process family sponsorship applications made under parents and grandparents program that were submitted in 2024. तो ये बात क्लियर हो गई। The department intends to process a maximum of 15,000 sponsorship applications over the course of 2025. तो 15,000 एप्लीकेशन इसमें प्रोसेस की जाएंगी। Canadian citizens and permanent residents who wish to have their parents and grandparents join them for an extended period in Canada can still sponsor their relatives for a super visa which can allow relatives to visit them in Canada for up to 5 years at a time. तो ये एक कंडीशन इसमें है कि आप सुपर वीज़ा ले सकते हैं, और सुपर वीज़ा भी अच्छा है, आप तो 5 इयर्स की उसमें पीरियड आपको मिल जाता है, तो वो भी एक अच्छी स्कीम है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। हाँ, उसमें यह है कि कोई अगर काम वगैरह करने की छूट उसमें नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो चेंज एक्सप्रेस एंट्री में कैनेडियन इमिग्रेशन में आपको देखने को मिलेगी, वो है इंक्रीज इन एक्सप्रेस एंट्री शेयर ऑफ ओवरऑल इमिग्रेशन टारगेट्स। ये पिछली वीडियोस में भी कई बार ये बीच में बात आई है, डिस्कस हो चुका है। एक बार फिर से मैं आपको इसी पॉइंट को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो लोग चैनल पे नए हैं या जिन्होंने वो चीज़ स्किप कर दी थी उनको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्रेस एंट्री के अंडर ये दो कैटेगरीज आती हैं, फेडरल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ एंड इन कनाडा फोकस 41,700 इसमें और 82,980 इसमें। तो ये दोनों टोटल मिला के 1,24,000 समथिंग हो जाएंगे। देख सकते हैं कि टोटल जो इनकी है 3,95,000 है, टोटल ओवरऑल गिरा है, जो टोटल नंबर इन्होंने लेना है टारगेट में, जबकि इसमें इन कनाडा फोकस और फेडरल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ ये एक्सप्रेस एंट्री का शेयर है, इसमें ये इंक्रीज़ हुआ है। पहले ये 1,17,000 था, 2024 के लिए 1,10,000 था, और 25 के लिए इन्होंने पहले 1,17,000 रखा था। लेकिन अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो ये 1,24,000 समथिंग आ जाएगा। तो ये इंक्रीज़ हुई है, तो ये एक प्लस पॉइंट है एक्सप्रेस एंट्री के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ CRS पॉइंट्स फॉर जॉब ऑफर्स। पिछले दिनों ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ 2025 CRS पॉइंट्स विल नो लॉन्गर बी अवॉर्डेड फॉर वैलिड जॉब ऑफर्स। जॉब ऑफर के जो पॉइंट होते थे 50 और 200 जो मैनेजरियल लेवल के जॉब्स थे, और 50 जो है लोअर लेवल के जो जॉब्स थे उनके लिए था। तो ये पॉइंट्स जो अलॉट दिए जाते थे, वो एलोकेट किए जाते थे, वो अब नहीं मिलेंगे। कारण इसका ये है कि मिसयूज़ किया इस चीज़ का लोगों ने। कुछ लोग परचेज कर रहे थे LMIA वगैरह, तो उस वजह से जो जेन्युइन कैंडिडेट्स थे, डिज़र्विंग कैंडिडेट्स थे, वो दिक्कत में आ रहे थे, उनका नंबर ही नहीं आ रहा था। और CRS पूल में यही लोग टॉप पे चले जा रहे थे, बाकियों का नंबर नहीं आ पा रहा था। तो इसीलिए इस जो
ये एक प्रॉब्लम चल रही थी, उसको रिमूव करने के लिए IRCC ने डिसाइड किया है कि CRS पॉइंट्स जो हैं वो जॉब ऑफर के लिए वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। अभी डेट उसकी अनाउंस नहीं हुई है, डेट जब अनाउंस हो जाएगी तो उसके बाद तो नहीं हो पाएगी, लेकिन इस वक्त जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, जो पूल में हैं जो लोग, उनके पॉइंट अभी बरकरार हैं, उनके उसी हिसाब से जो सिलेक्शन है वो चलेगी एक्सप्रेस एंट्री में। और जब अनाउंस होगा, डेट फिक्स हो जाएगी और पॉइंट्स फिर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वो भी नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेडरल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एंड इन कनाडा फोकस रिप्लेसिंग फेडरल हाई स्किल्ड एलोकेशंस। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था कि शेयर जो है एक्सप्रेस एंट्री का बढ़ा है इसमें, तो शेयर इसका बढ़ा है क्योंकि अगर इन दोनों का हम टोटल करते हैं तो ये 1,24,690 आ जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें 590 आ जाएगा। तो अब अगर इसमें हम देखें कि इन कनाडा फोकस क्या है, पहले चलता था फेडरल हाई स्किल्ड ऑक्यूपेशंस को प्रायोरिटी थी, इसमें कैटेगराइजेशन थी। अब जो है अब इन्होंने दो कैटेगराइजेशन इसमें कर दी हैं, एक इन कनाडा फोकस और दूसरा फेडरल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। हाई स्किल्ड की जगह हो गया फेडरल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। तो इन कनाडा फोकस में कौन कौन आएगा, कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन कनाडा इंक्लूडिंग दोज इन द कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, एक्सप्रेस एंट्री अलाइंड PNP, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम एंड फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम, ये इसमें आएंगे। फेडरल स्किल्ड वर्कर्स, फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स, PNP कैंडिडेट्स जो कि एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आते हैं, और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो है वो इसमें इंक्लूड होगी। नेक्स्ट जो दूसरी कैटेगरी है वो है फेडरल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। फेडरल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज में कौन कौन आ गया, कैंडिडेट सिलेक्टेड अंडर द कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शंस हु मीट कैनेडाज लेबर मार्केट नीड्स एंड डेमोग्राफिक गोल्स। प्रायोरिटी सेक्टर्स इन 2025 विल इंक्लूड हेल्थ ऑक्यूपेशंस, ट्रेड ऑक्यूपेशंस एंड कैंडिडेट विद फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। पहले 6 कैटेगरीज थी, अब 3 कैटेगरीज हो गई हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। 6 कैटेगरीज कौन सी थी, हेल्थ केयर, ट्रेड और फ्रेंच तो थी ही थी, उसके बाद था स्टेम, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट। अब स्टेम, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। हेल्थ केयर, ट्रेड और फ्रेंच लैंग्वेज को फेडरल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ के अंडर प्रेफरेंस दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग बाकी 3 कैटेगरीज के थे उनको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, उनको प्रोविंशियल लेवल पे उनको प्रेफरेंस मिल सकती है, या हो सकता है गवर्नमेंट कोई पॉलिसी आगे लेके आए कि उनको भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए और उनको भी जल्दी से ITAs इशू की जाए, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, स्केर्सिटी ऑफ लेबर मार्केट, स्केर्सिटी ऑफ लेबर अवेलेबल। तो ये आ सकता है, उनको भी बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो इन्होंने स्पेसिफाई किया है वो मेनली 3 कैटेगरीज पे फोकस है। इसमें भी अगर हम देखें, हेल्थ केयर और ट्रेड के ड्रास कम आते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के ड्रास ज़्यादा आते हैं। तो अगर कोई कर सकता है तो फ्रेंच लैंग्वेज में ट्राई कर सकता है। और इन कनाडा फोकस में PNP आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। PNP अगर आपको मिलता है तो उसमें ट्राई कर लीजिए आप। तो ये थी डिटेल्स के क्या क्या चेंजेस, सारे ऑलमोस्ट सारी चेंजेस जो अनाउंस हुई हैं एंडिंग 2024 में, वो सारी हमने डिस्कस की हैं, सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। तो आपके लिए कोई रेलेवेंट अगर पॉइंट है, आपके लिए अगर कोई चीज़ आपको पर्टेन करती है तो आप उस पर अपना बेनिफिट ले सकते हैं, और क्वेश्चन उसमें कमेंट्स में आप लिख भी सकते हैं। तो यहाँ तक हो सकेगा हम आंसर उसका देने की कोशिश करेंगे। आगे अगर बात करें एक्सप्रेस एंट्री ड्रास की, तो एक्सप्रेस एंट्री ड्रा जो है वो अगर आज कोई आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नेक्स्ट वीक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई ड्रा की। तो ड्रा तो आएंगे और अच्छे ड्राज आने चाहिए, उम्मीद तो है कि बड़े बड़े ड्राज आएंगे जिससे आपको बेनिफिट होगा। और कट ऑफ स्कोर जो है वो नीचे तभी आएगा अगर ड्रा साइज बड़े बड़े आएंगे। तो वैसे उम्मीद तो है कि बड़े ड्राज
और जब आप कमेंट्स में लिखते हैं तो थोड़ी जानकारी और अधिक दे दिया कीजिए, जिससे कि आपको आंसर देने में हमें आसानी हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे कि चैनल की भी रीच और लोगों तक भी हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।